Okay. Yes, good afternoon, Beta. Good afternoon, all of you. Okay, so after 5 days, we are meeting back, and I am teaching you law for now. Okay, we started with agreement and contract. Can anybody please revise, make it revise quickly that what is agreement and what is contract? या कैसे start करते हैं? सबसे पहले there is a offer सामने दैट इज प्रपोजल देन सामने वाला पर्सन क्या करता है उसको एक्सेप्ट करता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जब मिलता है तो क्या बनता है प्रॉमिस प्रॉमिस के अंदर क्या बनता है कंसिडरेशन प्रॉमिस के अंदर जब कंसिडरेशन मिल जाता है तो वो बनता है अग्रीमेंट अग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होता है तो वो बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट पे आने के लिए एक डिफरेंस होता है कि उसमें बीच में इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होती है ठीक है ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के हम लोगों ने उस दिन एसेंशियल्स किए थे हम लोग फटाफट से उसको चेक कर लेते हैं पहला एसेंशियल था देयर शुड बी टू पार्टीज मिनिमम दो पार्टीज होनी चाहिए ऑफरर एंड ऑफरी इनका इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप्स क्रिएट करना यानी ये लोग जो भी काम करना चाहते हैं वो लीगल तरीके से लीगल चीज के लिए करना चाहते हैं यहाँ पे ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज जो है स्टैंपिंग होता है डेटेड होता है सिग्नेचर होता है ये सब फुलफिल करेंगे जिस चीज के लिए वो कंट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग यानी कि कब करेंगे कैसे करेंगे क्यों करेंगे कितने पैसे देंगे कौन करेगा क्या होगा कैसे होगा एवरी व्हाट व्हाई हाउ के आपको मतलब पता होने चाहिए कि दो कॉन्ट्रैक्ट कब कर रहे हैं मैं आपसे कल मिलूंगी 4 बजे मिलूंगी इसी जगह पे इसी कमरे में इस टॉपिक को पढ़ाती हुई मिलूंगी तो मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बता दी तो यू देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड जो मैं बोल रही हूँ वो परफॉर्म करना पॉसिबल है पॉसिबल होना चाहिए अगर ये भी 2 दिन पहले नेट बंद था और मैं बोलती हूँ कि मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लूंगी तो वो परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं था तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए फ्री कंसेंट होनी चाहिए जहां पे मैं आपसे मार पीट के जोर जबरदस्ती करके अपनी पोजीशन का फायदा उठा के धोखे से आपसे हाँ नहीं बुलवाऊंगी आप अपनी मर्जी से विलिंगली उस चीज के लिए अपनी कंसेंट देंगे कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो माइनर नहीं होना चाहिए कॉन्विक्ट नहीं होनी चाहिए वो पर्दा नशी नहीं होनी चाहिए वो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होनी चाहिए वो एलियन एनिमी नहीं होनी चाहिए लॉफुल कंसिडरेशन इन रिटर्न जो आप मेरे लिए कर रहे हो जो कंसिडरेशन आप मुझे दे रहे हो वो भी लॉफुल होना चाहिए लीगल होना चाहिए इन रिटर्न जो तुम मुझे दे रहे हो पैसे वैसे वो सब लीगल है मेरे लिए कोई बदले में इलीगल एक्टिविटी नहीं करेंगे नेक्स्ट लीगल ऑब्जेक्ट जिस चीज के ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है चलो अपन ये घोड़ा बेचते हैं मुझे अपनी कार बेचनी है आपको ट्यूशंस लेनी है ये सब चीजें लीगल है इलीगल एक्टिविटी चलो स्मगलिंग करते हैं ये चीज जो है ये जो कंपोनेंट है जिसपे वो अग्रीमेंट बेस्ड है वो आपका क्या है इलीगल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी वॉइड वो खराब नहीं होना चाहिए मतलब अगर एक भी इसमें से कोई चीज नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा वॉइड हो जाएगा ये हम लोग अभी पढ़ेंगे वॉइड का मतलब क्या है ठीक है तो ये सारी चीजें आपको फुलफिल करनी है नाउ द डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इज देयर अग्रीमेंट में क्या है सिर्फ और सिर्फ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दिया है यहाँ पे क्या होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देने से देखो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देने से क्या बना अग्रीमेंट और उस अग्रीमेंट के अंदर जब इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है तो वो क्या बन जाता है कंट्रैक्ट अग्रीमेंट में किसी तरीके के लीगल रिलेशनशिप्स क्रिएट नहीं होते हैं बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही है कि जो लीगली इन्फोर्सिबल है ठीक है अग्रीमेंट में आप पार्टीज को बाउंड नहीं कर सकते मैंने आपको कहा था कल अपन मिलेंगे पार्टी करेंगे या मूवी देखेंगे अगर आप नहीं आए तो मैं आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती आपके ऊपर कोर्ट केस नहीं कर सकती आपको सू नहीं कर सकती आपको बाउंड नहीं कर सकती हूँ बट अगर आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था तो वहां पे आप बाउंड हो जाते हो मैं लॉ द्वारा आपको मजबूर कर सकती हूँ कि आपको वो एक्टिविटी करनी पड़ेगी एग्रीमेंट एक वेग कंसेप्ट है वेग मतलब अग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है जो रैंडमली पूरे दिन भर में मम्मी ने बोला अच्छा मैं रात को तेरी फेवरेट पनीर की सब्जी बना दूंगी नहीं बनाई
तो क्या वो एक छोटा सा क्या है अग्रीमेंट था, नहीं बनाया तो नहीं बनाया। पापा ने कहा था पक्का मैं तुम्हारे लिए ना शाम को मेरे बेटे को बोला तेरे लिए बलून लेके आऊंगा, अगर वो नहीं लेके आए तो नहीं लेके आए। जो रैंडम चीजें हम एक दूसरे को इन अ डे टू डे लाइफ बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे पर हम नहीं करते हैं, वो अग्रीमेंट से और उसके लिए आप सामने वाली पार्टी को बाउंड नहीं कर सकते। बट कॉन्ट्रैक्ट तक बहुत लिमिटेड चीजें पहुंचती है। पापा शाम को बलून लेके आएंगे मेरे बेटे के, मेरे बेटा उससे स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए पे साइन नहीं कर रहा था अपने पापा से कि नहीं लेके आए तो आपको जेल डाल दूंगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तक बहुत लिमिटेड चीजें पहुंचती हैं। बाकी जो डे टू डे हम चीजें बोलते हैं, हमें बेटे को बोला शाम को पक्का बेटा आप अभी स्कूल जाओ, शाम को मैं आपको मॉल लेके चलूंगी। कौन लेके जाएगा उसको मॉल, घर जाएगा वो भूल जाएगा। तो वो क्या था अग्रीमेंट। स्टैम्प पेपर पे साइन करके लिख दे लेके जाऊंगी प्रॉमिस, नहीं तो जेल डाल देना मुझे, बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। वो होता नहीं है। अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने जरूरी नहीं है। देखो समझना, अग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी मिली थी तो जाके कॉन्ट्रैक्ट बना था। यानी जरूरी नहीं है कि सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बने, बट कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट बना है तो वो अग्रीमेंट की स्टेज को उसने पार किया होगा। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है, अगर आपके बीकॉम का पेपर होता है तो उसमें 20 नंबर का क्वेश्चन आता है दैट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल द अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है बट सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सारी चीजें लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होती, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। यहां तक ऑनलाइन किसी बच्चे को कोई डाउट, आप में किसी को कोई डाउट? ये सब जो पढ़ाया ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, तो आई गेस कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल आप में से किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। यस निशा, पिंकी, नो डाउट, ओके। चलिए हम लोग जो भी स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लासिफिकेशन 3 तरीके का है, वैलिडिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी, वैलिडिटी की। पहला है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो मैं आपको समझा देती हूँ सारी चीजें एक साथ, नहीं फिर आपको नहीं तो ये बीच बीच में रेफर करती जाऊंगी, चलो इसके साथ साथ करते जाओ। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पहले हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेशन पे सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है या वो अग्रीमेंट है जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन, तो 10 पॉइंट थे ना अपन ने पढ़े थे, एसेंशियल्स, शर्तें एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने की, अगर वो सारी शर्तें आप पूरी कर लेते हो तो वो होता है आपका क्या, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस भी हुआ, फ्री कंसेंट भी हुई, कंसिडरेशन भी था, कॉम्पिटेंट पार्टीज थी, इंटेंशन भी आपका लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का था, ऑब्जेक्ट भी आपका लॉफुल था, सब चीजें कवर अप हो गई, दैट इज योर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे कोई डाउट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जब सारे एसेंशियल्स पूरे होते हैं तो वो हो जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई डाउट नहीं? चलिए अब मैं आपको 2 चीजें पढ़ाने वाली हूं, ठीक है। उन 2 चीजों का नाम है आपका टॉपिक है वॉइड। टॉपिक क्या है, वॉइड। ये 2 तरीके से समझिएगा, एक है आपका वॉइड अग्रीमेंट, एक तो क्या है वॉइड अग्रीमेंट, और एक है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। वॉइड अग्रीमेंट जो होता है इसका एक लैटिन वर्ड है जिसको हम बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। क्या बोलते हैं, वॉइड एब इनिशियो। इट मींस वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से ही खराब। यानी अगर आपने एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर कॉन्ट्रैक्ट कोवर्जन द्वारा था, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन नहीं था, ठीक है, अगर ये एलिमेंट्स नहीं थे, यानी जो 10 पॉइंट्स है उनमें से अगर एक भी पॉइंट प्रेजेंट नहीं था
तो यानी वो अग्रीमेंट शुरू से ही खराब था। वो क्या था? वो वॉइड अग्रीमेंट है, वो शुरू से ही खराब है। जब वो चीज शुरू से ही खराब है तो उसको आप कॉन्ट्रैक्ट द्वारा स्टैंप और साइन करवा ही नहीं सकते। दैट इज वॉइड अग्रीमेंट। आगे समझना, एक टॉपिक है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड, इसका मतलब है वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, यानी जब हमने फॉर्म किया तब तो वो क्या था? वैलिड था। नेक्स्ट क्या है इसमें? बिकम्स वॉइड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब, ध्यान से समझिएगा बेटा, मैं एक अल्कोहल डीलर हूं, ठीक है? मैं गुजरात में काम करती हूँ। आप निखिल, आप भी एक सप्लायर हैं जो क्या करते हैं? अल्कोहल सप्लाई करते हैं। इसने मुझे बोला कि मैम, मैंने इसको बोला कि मुझे इतने कार्टन्स की रिक्वायरमेंट है। इसने कहा मैं सप्लाई कर दूंगा। हम जो चीज कर रहे हैं वो लीगल है। हाँ, लीगल है। अल्कोहल पे शॉप्स पे वाइन मिलती है, वो लीगल ऑब्जेक्ट है। लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, प्रॉपर। मेरी दुकान निकली थी वाइन की, तो ना आपको पता है, लोग पहले वाइन के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक टेंडर भरना पड़ता है, फिर आपकी पर्ची निकलती है, आपकी दुकान निकलती है, फिर आप जाके आपको एक वाइन शॉप अलॉट होती है और आप वाइन का बिजनेस कर सकते हो। सप्लायर्स डिफरेंट डिफरेंट आपको क्या करते हो? वाइन सप्लाई करते हैं। आई एम डूइंग अ लीगल ऑब्जेक्ट, आई एम मेजर। मैं फ्री कंसेंट से वो बिजनेस कर रही हूँ और सामने वाला बंदा भी मुझे फ्री कंसेंट से वो सप्लाई करने के लिए रेडी है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस था, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग था, यानी सारी चीजें, सारे एलिमेंट्स जो रिक्वायर्ड थे वो सब प्रेजेंट है, सब कुछ ठीक है। हम दोनों ने अग्रीमेंट कर लिया कि अगले महीने की 5 तारीख को आप मुझे इतने कार्टन्स ऑफ वाइन अल्कोहल मुझे सप्लाई कर दोगे, अगले महीने की 5 तारीख को। तो जब हम लोगों ने ये कंट्रैक्ट किया, फॉर्मेशन के टाइम पे सारी चीजें क्या थी? वैलिड थी। 1 तारीख को रात को गवर्नमेंट ने एक वो निकाला फरमान, उसमें लिखा कि अल्कोहल जो है वो गुजरात में बैन। 1 तारीख को क्या निकल गया? गुजरात में अल्कोहल बैन हो गई। क्या अब ये मुझे वाइन सप्लाई कर सकता है या मैं इससे खरीद सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि जब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आई, वो जो लीगल ऑब्जेक्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? इलीगल में। वो लीगल ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? इलीगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए एग्जाम्पल देते हैं कि अपन जूस पीते हैं नॉर्मली, जूस आप बोलते हो डिस्पोजेबल में दे दो, किस में दे दो? डिस्पोजेबल। तो मेरी एक शॉप है और मुझे डिस्पोजेबल ग्लासेस चाहिए होते हैं, आई हैव अ जूस शॉप, ठीक? मैंने आपको बोला कि भाई मुझे इतने जूस के ग्लास जो हैं वो भिजवा देना, 1 लाख ग्लासेस भिजवा देना, बिकॉज आई नीड इट फॉर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स का स्टॉक में मेंटेन कर रही हूँ। मैंने इसको एडवांस दे दिया, इसने मुझे बोला ग्लासेस भिजवा दूंगा। गवर्नमेंट ऑर्डर आया, डिस्पोजेबल्स आर बैंड। किसी भी दुकान पे अब डिस्पोजेबल प्लास्टिक की कोई चीज अगर अवेलेबल हुई तो उसकी दुकान ही बंद करवा देंगे और पता नहीं कितने लाख का पेनल्टी है। अब इसने मुझे क्या कर रहा था? पॉलिथीन बैन कराया था। जब ये बात हो रही थी तब सब चीजें क्या थी? वैलिड। बट जैसे इसको हम फॉर्म करने लगे, जब एग्जीक्यूट करने लगे, लागू करने लगे, वो चीज क्या हो गई? बैंड हो गई। तो वो क्या हो गया? वॉइड। इसको क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड में क्या था? वॉइड एग्रीमेंट में शुरू से ही खराब था। ऑलरेडी गुजरात में अल्कोहल बैन है, फिर भी मैं इससे बात कर रही हूँ, अरे रात को भिजवा देना, ऊपर दवाइयों की दवाइयां रख देना, नीचे भिजवा देना। ये क्या है? हम गलत काम कर रहे हैं, शुरू से ही पता है वो गलत है, तो वो है वॉइड अग्रीमेंट। जब किया तब वैलिड था, बट जब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आई तो गवर्नमेंट ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, दैट बिकम्स द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब तीसरा बात करते हैं, तीसरा है हमारा, तीसरा है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब इसमें क्या हुआ? इसमें एक सिंपल सी चीज है, सेम पॉइंट है, वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है?
एग्जाम्पल समझो। हुआ क्या, मेरे यहाँ पे चलो मैं एक स्कूल खोल के बैठी हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, मेरा एक स्कूल है सपोज। आप लोगों के लिए एक ड्रेस कोड है, आप लोगों को बोला गया अगर आप स्कूल आएंगे मंडे से सब, तो आपको प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में आना है, हेयर कट करके आना है, आप नेल्स ट्रिम करके आओगे अपने, यू विल बी कैरिंग योर ऑल द बुक्स एंड कॉपीज। यहाँ बहुत सारी हमें पता है टर्म्स एंड कंडीशन स्कूल में होती थी, आप सबकी होती थी। छोटी बना के आओ, रिंग्स उतारो, ये कड़े उतारो, ये क्या इतना मेकअप करके आई हो, ये मत करो वो मत करो, बहुत सारी रूल्स रेगुलेशंस। अगर आप स्कूल में एक दिन बिना ड्रेस के चले गए, कैजुअल में चले गए क्योंकि कपड़े गीले हो गए थे, बारिश हो रही थी, या बाल खुले करके चले गए क्योंकि बाल गीले थे, यानी आपने क्या किया, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसको क्या कर दिया, ब्रेक। अब कुछ स्कूलों में तो ऐसा है कि अगर आपके बाल लंबे हैं, आपको गेट से ही बाहर भेज दिया जाएगा, अंदर आना अलाउड ही नहीं है। और कुछ स्कूल्स में ऐसा है, कल से करके आना, आज तो मैं अलाउ कर रही हूँ, आज अलाउ कर दिया, बाकी कल से मत कर। तो वॉइडेबल क्या हुआ, वॉइडेबल ये हुआ जब फॉर्म किया गया तब तो वो क्या था, वैलिड था, बट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन पे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन, because of the change in terms and condition, it becomes optionable। क्या बन गया ये, ऑप्शनेबल बन गया at the point of parties, ऑप्शनेबल by parties। पार्टी के ऊपर ऑप्शनेबल है, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। मैं ये एग्जांपल एक बार आप मेरी करिए इसी सीएमए अक्षर सेन वाले चैनल पे, अगर आप मेरा मैराथन वाला भी क्लासेस देखेंगे उसमें भी सेम एग्जांपल है। सपोज क्या हुआ, मेरे घर पे पार्टी है, मैंने क्या करा, 10 पिज्जा हट से 10 पिज्जाज ऑर्डर कर लिए। मुझे था कि 11 बजे ऑर्डर प्लेस करती हूँ, 12 बजे तक पिज्जाज आ जाएंगे क्योंकि 1 बजे तक मेरे गेस्ट को जाना। ठीक, मैंने 11 बजे करीब 10 पिज्जा मेरी चॉइस के ऑर्डर कर लिए। मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ऑफर, उन्होंने मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट किया, प्रॉपर मैं उनको पेमेंट कर रही हूँ, हम दोनों मेजर वाली चीजें हैं, फ्री कंसेंट से वो लोग अपना डिसीजन दे रहे हैं। जब किया तब सब कुछ वैलिड था। उन्होंने कहा था पिज्जा 1 घंटे में डिलीवर कर देंगे, 12 बजे तक मुझे लगा आ जाएगा, बट पिज्जा आया 1:15 बजे। बिकॉज ऑफ बारिश वो फंस गए ट्रैफिक जाम में, एंड पिज्जा आया कितने बजे, 1:15 बजे मेरे बच्चे। नाउ इट इज अप टू मी whether to accept that order or to reject। अगर मेरे गेस्ट अभी भी बैठे, क्योंकि बारिश है तो वो भी नहीं गए होंगे, अगर मेरे गेस्ट बैठे और मुझे लगता है मुझे उनको पिज्जा खिलाना है, तब तो मैं क्या कर लूंगी, पिज्जा रख लूंगी। नहीं तो मैं उसको मना कर दूंगी, भैया 1 घंटे में आना था, मैं पिज्जा का क्या करूं, पिज्जा ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस कर दो। वो क्या हो गया, मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो जब फॉर्म किया सब चीजें वैलिड थी, एग्जीक्यूशन के टाइम पे टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज होने की वजह से ये ऑप्शनेबल हो गई पार्टीज के लिए, वेदर टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट। ये क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट शुरू से ही खराब, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू में ठीक, एग्जीक्यूट करने की बारी आई तो वो क्या हो गया, वॉइड हो गया, और ये ऑप्शनेबल हो गया एग्जीक्यूशन के समय पे, बाकी ये चीज क्या थी, वैलिड थी। कोई डाउट, चलिए ये पढ़ते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, देखो क्या लिखा है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन और फॉर्मेशन। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट जब एग्जीक्यूशन की बारी आई तो कुछ ऐसे रीजंस हो गए जिसकी वजह से वो क्या हो गया, अनलॉफुल, वो वॉइड हो गया, अब उसको आप नहीं कर सकते। ठीक है, voidable contract are different from voider contract, they can carried out legally if both parties wish to do so, but voidable में क्या है, वो carry on कर सकते हैं अगर parties चाहे तो, optionable है parties के ऊपर whether they want to continue or they do not want to continue। पहले तो आप पढ़ लीजिए void agreement and void contract, ये शुरू से ही क्या होता है, खराब, और ये
एक पार्टी जब परफॉर्म नहीं कर पाती है तो वो वॉइड हो जाता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी एलिमेंट नहीं है, या तो वो माइनर था, या वो अनलॉफुल था, या पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं था, तो कोई एक एलिमेंट मिसिंग होने की वजह से ये क्या बनता है, वॉइड अग्रीमेंट। ये क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स अवेलेबल थे, फॉर्मेशन के टाइम पे सब कुछ सही था, सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करने की बारी पे वो क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया। ये शुरू से ही खराब है तो इन्फोर्स नहीं कर सकते, ये इन्फोर्स किए जा सकते हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है वही कॉन्ट्रैक्ट में। गवर्नमेंट ने बैन लगा लिया पॉलिथीन पे, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया अल्कोहल पे, तो कोई तीसरी पार्टी के चक्कर में क्या होता है, दो पार्टीज के ट्रांजैक्शंस खराब हो जाते हैं। यहाँ पे जब आप कोई गलत चीज कर रहे हो, आपको कोर्ट से कोई राइट और कोई ऑब्लिगेशंस नहीं मिलेंगे। यहाँ अगर पार्टीज हम दोनों बोले सर आपने तो एक तारीख को लगाया, हमारे पास देखो अग्रीमेंट उससे पहले का, हमने पहले से एक दूसरे से तय किया था, मैंने उसको एडवांस पेमेंट किया हुआ है, ठीक है, मैंने उसको एडवांस पेमेंट किया हुआ है, आपका ऑर्डर आज आया, हमने तो 10 दिन पहले ही अग्रीमेंट कर लिया था, तो यहाँ पे आपके पास राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस है, या तो बोलो भाई जितना पेमेंट कर दिया उतना डिमांड कर दो, ये इसके पैसे रिफंड कर दो, तो आप कोर्ट में जाके अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इलीगल चीज के लिए आप कोर्ट जाओगे ना, आपको जेल में और डाल देंगे, फालतू चीजों के लिए कोर्ट आओगे तो यहाँ कोई राइट एंड ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। यहाँ पे निखिल को मैंने एडवांस दिया था, मुझे लॉस हो गया क्योंकि ये बेचारा सप्लाई करना चाहता है बट कर नहीं पा रहा सप्लाई, बिकॉज गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो यहाँ पार्टीज को कंपनसेशन अवेलेबल होता है। कोई डाउट? निशा, पिंकी, आप में से किसी को, निखिल, परिधि, व्हाट्स अ गुड नेम? गर्वित, गर्वित, कोई डाउट? परिधि, निखिल, क्या बचे? वाइड कॉन्ट्रैक्ट में हुआ कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा करा जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हो गया, अनलॉफुल हो गया। और वॉइडेबल में क्या है, आपको ऑप्शन मिला है कि आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, अनलॉफुल नहीं हुआ, टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ चेंज हो गए, ठीक है? नहीं समझ आया, दोबारा बताऊं, वहां पे वो चीज क्या हो गई, अनलॉफुल हो गई, और यहाँ पे आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हुई है। एग्जांपल देखना है इसका, ये कहता है वॉइडेबल यानी कि जो इन्फोर्स बाय लॉ होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, मतलब ए ने बी के गन पॉइंट पे उसको बोला ये तेरे घर के पेपर्स हैं, 50 लाख का घर है, मैं 5 लाख पे खरीद रहा हूँ, साइन कर इस पे, नहीं तो तेरे को उड़ा दूंगा गन से, फिर मर जाएगा तो उस घर का क्या करेगा, साइन कर कि तू मुझे अपना घर 5 लाख में बेचने के लिए रेडी है। साइन कर दिया भाई, उसने डर से साइन कर दिया क्योंकि उसने उसको मार पीट के वो अग्रीमेंट साइन कराया था। क्या उसकी कंसेंट फ्रीली थी? नहीं थी। यहां पे अब जब घर की एक्चुअली रजिस्ट्री की बारी आई तो ऑप्शनेबल है, अगर आपको डर लग रहा है कि वो सच में मार देगा तब तो घर बेच दो, और आपको लगता है कि उस टाइम पे तो गन थी, अब तो पुलिस खड़ी है, मैं बोलूंगी मैं तो नहीं बेच रही, इसने मुझसे मारपीट के साइन करवाया था, ऑप्शनेबल है आपके पास, या तो टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट, ठीक है, या तो टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट, इट इज अप टू यू, इट इज ऑप्शनेबल फॉर द पार्टीज कि वो क्या करना चाहती हैं। बेटा हाँ, आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे यहाँ पे गर्वित, गर्वित बोल रहे हैं कि मैम मैंने जिस तरीके से पॉलिथीन का कॉन्ट्रैक्ट किया था और गवर्नमेंट ने तो उसके बाद बैन लगाया, तो अब मैं क्या वो ऑप्शन अवेल कर सकते हूँ? मेरे बच्चे, गवर्नमेंट जब ऐसी किसी चीजों पे बैन लगाती है ना नॉर्मली, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? एक होता है, देखो दो चीजें होती है, एक होता है, ध्यान से सुनना, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और एक होता है विथ द इफेक्ट। विथ द इफेक्ट मतलब जो डिमोनेटाइजेशन आया आज रात 12 बजे से ये वाले नोट नहीं चले, तो ये हो गया विथ द इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि जब वो चीज शुरू हुई थी तब से ही ये नियम लागू हो रहा, तब से अगर आज तक किसी ने कुछ किया है तो उस पर लागू नहीं होगा। अब ये पॉलिथीन पे जो बैन लगा था ना, ये विथ द इफेक्ट हुआ कि 10 तारीख के बाद से अलाउड नहीं है।
बट अगर 10 तारीख से पहले आपके अग्रीमेंट्स किए हुए हैं तो आप उनको फुलफिल कर सकते हैं। और जब भी गवर्नमेंट बैन लगाती है, ऐसा नहीं करती है कि मैं आज बैन लगा रही हूं कल से नहीं बेचोगे। ये पॉलिथीन पे बैन लगने वाली है, ये हमें पिछले 3 साल से पता है ना, 3 साल से पता है बैन लगने वाली है। और अभी भी जब ये फाइनली बैन लगा है ना, उससे पहले भी गवर्नमेंट ने 2 महीने का पहले नोटिस दे दिया था कि अगर आपके पास स्टॉक मेंटेन है तो आप उसको एंड कीजिए, नया स्टॉक प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं। न्यू प्रोडक्शन करने से रोक दिया है, और जो प्रोडक्शन किया हुआ है उनको दे आर अलाउड टू सेल इन द मार्केट, बट वो उसके लिए अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है कुछ। तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होता है कि किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे कॉन्ट्रैक्ट को किया गया है। आप तीनों का डिफरेंस देख लीजिए फरहाद से एक बार वापस। ये अनफोर्सिएबल है, इसको आप किसी भी कीमत पे लागू नहीं कर सकते। ये एनफोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि जब एनफोर्स करने की बारी आई तो वो क्या हो गया, अनलॉफुल। इट कैन बी इन्फोर्स अगर पार्टी मान जाए तो, अगर पार्टी मान जाए तो इन्फोर्स कर लो, अदरवाइज इन्फोर्स नहीं होगा। An agreement with person who is disqualified for entering into the contract, यानी किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, void agreement, शुरू से ही खराब। ए ने बोला मैं अपने कुत्ते को 50,000 रुपए में बेच दूंगा बी को, बट बाद में जब उसको परफॉर्म करने की बारी आई कुत्ता ही मर गया, वो ऑब्जेक्ट जो था वो ही डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अब होगा ही नहीं। यहाँ पे उसने मार पीट के साइन करा है, बाद में उसकी मर्जी है, वो उसको बेचना चाहे तो हाँ कर दे, रजिस्ट्री करवा दे, नहीं तो मना कर दे, ठीक है। यहाँ पे कोई डैमेजेस नहीं है। यहाँ पे डैमेजेस मिल सकते हैं क्योंकि जब हमने फॉर्म किया था वो कुत्ता खरीद रही थी, तब तो सब चीज ठीक थी, आपने एडवांस ले लिया, तब बाद में कुत्ता मर गया, तो आपकी भी गलती नहीं और मेरी भी गलती नहीं है, बट जो मैंने एडवांस दिए तो वो तो मुझे वापस कर दो, वो दे दिया। यहाँ पे आपको कंपनसेशन और डैमेजेस मिल जाते हैं। इसमें एक और एग्जांपल लूं, सपोज करो मैंने मेरा घर बेचने के लिए बोला, आप आए, आपको घर पसंद आ गया, आपने मुझे साई के नाम पे 11,000 रुपए दे दिए, बाकी आपने कहा मैं बाकी का बाद में दूंगी। बाद में आपको किसी ने कहा इसमें तो घर में भूत प्रेत है, मत खरीदना, या कुछ और इंफॉर्मेशन मिल गई, अब आप खरीदना नहीं चाहते हो, तो वो 11,000 रुपया मुझसे ले सकते हो क्या वापस? वो फोरफीट हो जाते हैं। एडवांस मनी क्या हो जाती है? फोरफीट हो जाती है। ये कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही मेंशन होता है। यहाँ पे अब डैमेजेस कंपनसेशन क्लेम क्या कर रहे हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर मैं बहुत भली मानुस हूँ, ये बेचारे को नुकसान हो जाएगा, 11 ले तू वापस ले जाते रहे, दे दूंगी, क्यों दूं, पहले तो बोल के क्या लूंगा, मैंने एडवर्टीजमेंट किया, कितने लोग, उसके बाद मैंने उनको मना कर दिया, नहीं खरीदा, फिर एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, क्यों 11,000 रुपए नहीं जाए यहाँ से। इट इज ऑप्शनेबल ऑन। पिंकी नेटवर्क इशू हो गया बेटा, क्लास लीव करके एक बार दोबारा ज्वाइन कीजिए, मे बी शायद नेटवर्क आ जाए, ठीक है। चलिए यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। लास्ट टू है इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल। इलीगल मतलब जो लीगली अलाउड नहीं है, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, इलीगल एक्टिविटीज, हॉर्स रेस जो होता है ये इलीगल है, प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, गैम्बलिंग बिजनेस इलीगल है, स्मगलिंग इलीगल है, हाथी का दांत बेचना इलीगल है, ये हंटिंग इलीगल है, ये सब इलीगल एक्टिविटीज है, तो ये इलीगल है। एक होता है अनइनफोर्सिबल। Unenforceable, that is transaction is one that is valid but the court will not enforce, हम उसको enforce नहीं कर सकते। जिससे अभी वो अपन ने पढ़ा था ऑनर सोर्स, वही सेम है। मैंने आपको बोला कि वो मैं 100 kg राइस आपको 10,000 रुपए में बेचूंगी, बाद में नेचुरल कैलिमिटी आई, पूरी की पूरी फसल खराब हो गई, अब वो बिक सकती है क्या? तो उसको अब कोर्ट को भी मैं क्या बोलूं कि इसको बोलो मुझे बेचे, अरे कहां से बेचे, बेचारे की फसल ही नहीं रही तो को बेचेगा कहां से? तो ये अनइनफोर्स। बेटा इनफोर्स का मतलब क्या होता है? लॉ द्वारा, कोर्ट द्वारा उसको लागू करवाना। आप लागू करवा रहे हो कि नहीं, इसको करना पड़ेगा, बट इस केस में वो लागू हो ही नहीं सकता। अब मैं इसका एक एक्सेप्शन बताऊं, इसके एक्सेप्शन बताऊं, बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल। आपने डेमोज लिए सारे सब्जेक्ट्स के, सपोज आपने उन डेमो के बेसिस पे क्या कर दिया, फीस पे कर दिया,
मेरा बाहर निकली एक्सीडेंट हो गया, राम राम सत्य है जी। अब यहाँ पे बोलो नहीं मैम को ही बोलो, हम तो उसी से पढ़ेंगे। अरे ऊपर से थोड़ी उठा के आत्मा को लेके आएंगे भाई पढ़ाओ। वो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स नहीं हो सकता, कोर्ट द्वारा अनइनफोर्सेबल है, उसको लागू नहीं करा सकते। आपको सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, ये तो सर बोलेंगे सर दूसरी फैकल्टी बुला देता हूँ, पैसे वापस ले जाओ। अब मैम की आत्मा को तो कहां से ढूंढ के लाऊंगा, आत्मा थोड़ी बुलाऊंगा यहाँ और पढ़ाओ। तो ये अनइनफोर्सेबल है, जिसको लॉ द्वारा लागू करा ही नहीं सकते। एनी डाउट टिल हियर? यस पिंकी, जया, निशा? कोई डाउट? नहीं समझ आ रहा है? डन, चलिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी और ई कॉन्ट्रैक्ट। नाम से पता चल रहे हैं, एक्सप्रेस मतलब बोल के और लिख के जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो होता है एक्सप्रेस्ड। भैया रुको 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 रुको, आगे तक चलोगे क्या? राजा पार्क जाना है, कितने रुपए? 200। नहीं भैया 150। चलो ठीक है बैठ जाओ। बोला, हो गया ओरल। रिटन टर्म्स एंड कंडीशंस ये है, सबमिट, पहले अपन क्लिक करते हैं और फिर सबमिट। वो रिटन था, आपने उस पर अग्री किया, दैट इज, ये भी क्या है? एक्सप्रेस रिटन। इम्प्लाइड, यू इशारा कर रही हूँ रोड पे खड़े होके, ये क्या है? लिफ्ट मांग रही हूँ। यू कर रही हूँ गाड़ी को देख के, क्या है? गाड़ी की हेडलाइट जली हुई है। ऐसे ऐसे मतलब गाड़ी की हेडलाइट जली हुई है, ठीक है। जब आप इशारों में बातें करते हैं, इशारों में आप कोई एक्ट करते हैं, आप अपन फ्रेंड को करते हैं, यूं इशारे करते हैं, नहीं बाहर आ जा, बाहर मिल फटाफट से, क्लास में से हम जा रहे होते हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ बच्चे बैठे, एक बच्चा यूं जा रहा है, उसको इशारा करके जा रहा है, तो भी मैम मेरे को वॉशरूम जाना, अभी तो तू जाके आया, मैम प्लीज जाने दो ना, दोस्त जा रहा है। कैसे पता चला था कोई दोस्त ने बुलाया है? वो बोल के गया आ जा, कैसे? यू करा था उसने, इशारा। तो by your gestures, by your actions, by your like movements, your उससे आप क्या कर रहे हो? कोई चीज एक्सप्रेस कर रहे हो, that is your implied contract. Next we have quasi contract. क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट तो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे दोनों पार्टीज ने कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली किया नहीं था, बट वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मतलब ये, मैं जा रही थी, बाय मिस्टेक एक बच्चा मेरी गाड़ी के नीचे आ गया, वो भागता हुआ जा रहा था, रेड लाइट क्रॉस कर रहा था, मेरी गाड़ी फास्ट थी, वो गिर गया। नाउ इट इज माय ड्यूटी टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। यहाँ पे क्या उसने बोला था मैं आपकी गाड़ी के नीचे आ रहा हूँ? मैंने बोला था मैं तेरे को ठोकने वाली हूँ आके? ये बिकॉज दैट सर्टेन हैपनिंग ऐसा हुआ, दैट हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, मैं उसको डॉक्टर के लेके चली गई, दैट इज quasi contract. Quasi contract can be formed for the necessaries of life. Necessaries of life यानी इसको फाइंडर ऑफ लॉस गुड का एग्जांपल देती हूँ। चलो, मैं रास्ते में जा रही थी, मुझे किसी का पर्स गिरा हुआ मिला, वॉलेट गिरा हुआ मिला, मैंने उसको उठाया, उसमें पर्सन का आधार कार्ड वगैरह अवेलेबल था। मैंने उस पर्सन के नंबर पे कॉल किया, उसको बोला सर आपका यहाँ मुझे वॉलेट मिला है। अब वो अपनी मर्जी से विलिंगली मुझे सपोज करो उस पर्स में से 50 रुपए देता है, लो मैम आपकी टिप। यहाँ पे मैंने उसको बोला था मैं तेरा पर्स ढूंढ के तुझे फोन करूंगी, उसने कहा था क्या मेरा पर्स गिर जाएगा आप फोन कर देना ढूंढ के। हम दोनों के बीच में सच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इट इज जस्ट अ फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड। नाउ मैंने उसको फोन ढूंढ के दिया या उसका वॉलेट ढूंढ के दिया, इफ ही विशेस टू गिव मी एनी टिप ही कैन डू सो, एंड इट इज अप टू मी वेदर टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट दैट, ठीक है। दैट इज योर क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ अभी इतना समझेंगे, आगे पूरा चैप्टर है, अभी इतना समझेंगे ये कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक दूसरे को बोल के फॉर्म नहीं करते, बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर दिया जाता है, ठीक है। दैट इज क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। एंड ई कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है? वही कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सप्रेस है, रिटन और ओरल, बट ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जो आप ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह भरते हो वो है, ठीक है। एक्सप्रेस आपको बताया है, जैसे कि लिखा है एक पर्सन सेंड करता है टेक्स्ट बी को और प्रपोज करता है कि वो बाइक बेच रहा है, और आपने बाइक की कॉस्ट पूछी जो OLX पे अपन कर रहे हैं, और आपने क्या कर दिया?
बाइक बोला अच्छा इतने की, टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुई और हमने बोला कि ठीक है हम बाइक खरीदने के लिए रेडी है। यहाँ पे फोन पे बात भी हो गई थी और टेक्स्ट पे भी बात हो गई थी, मैसेजेस पे भी बात हो गई थी, दैट इज योर एक्सप्रेस। यहाँ पे इंडिविजुअल एक रेस्टोरेंट में आता है और फूड ऑर्डर करता है, उसको खाना मिल जाता है, नाउ उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अब आप बोलो ये क्या लिखा है कि खाना खिलाओगे तो पेमेंट दूंगा? अरे भाई ये तो इम्प्लाइड सी चीज है, ऑब्वियस सी चीज है। तू एक रेस्टोरेंट में आ रहा है, मेन्यू देख के खाना ऑर्डर कर रहा है, उसके आगे प्राइस है तो प्राइस तो पे करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। यहाँ शब्दों की जरूरत नहीं है, इट इज इम्प्लाइड, इट इज ऑब्वियस। आप किसी मॉल में गए, आपने वहां से कपड़े खरीदे और पहन लिए और बाहर आ गए, कोई कपड़े दिखे थे पहन लिए, अरे ऐसे कैसे पहन लिए, उसकी प्राइस टैग थी, यू नीड टू पे द प्राइसेस फॉर दैट, इट इज ऑब्वियस, इट इज योर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। कोर्सी, ये आपका 68 से लेके 72 तक है, पढ़ते हैं। It is a quasi contract that is a retroactive agreement between two parties जिनका पहले कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट नहीं था। ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था कि उन दोनों को, वो दोनों टकरा जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा या मुझे आपका पर्स मिल जाएगा। ऐसा हम दोनों ने कोई पहले से प्रायर कोई भी चीज डिसाइड नहीं थी। ठीक है। ये अग्रीमेंट इन्फोर्स किया जाता है अपॉन द अप्रूवल ऑफ द पार्टीज फॉर प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दो नॉट रिक्वायर्ड। अब मैं उसको लेके जाऊंगी हॉस्पिटल तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ, नहीं लेके गई तो नहीं लेके गई, भाग सकती हूँ वहां से। वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। इसका सेक्शन स्टार्ट होता है सेक्शन 68 पे। पढ़िए क्या है। सप्लायर्स ऑफ नेसेसरीज, भाई सिंपल सी चीजें ध्यान रखना। बी ए सप्लाइज बी अ लुनेटिक, लुनेटिक मतलब एक पागल है, उसको आपने क्या किया, खाना वगैरह दे दिया। ठीक है, आपने उसको क्या दे दिया, खाना दे दिया। चलो मैं इससे पहले एक चीज समझाती हूँ, थोड़ी सी एक लॉ की आगे चैप्टर्स में आएगी, सुनना। हमने कहा माइनर के साथ किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। माइनर के साथ किसी भी तरीके का अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलो, अब कोई माइनर मुझसे ट्यूशन पढ़ रहा है, आप 17 साल के बच्चे मुझसे ट्यूशन पढ़ रहे हैं और ट्यूशन पढ़ के फीस नहीं दे रहे, ये बोल रहे माइनर हूं मैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, आपने मुझे क्यों पढ़ाया, मत पढ़ाते, मैं तो फीस नहीं दे रहा। कोई माइनर होटल रेस्टोरेंट चला गया, आजकल 10th 11th के बच्चे स्कूल से निकलते हैं, किसी हॉस्टल में चले जाते हैं, खाते पीते और बोलते बिल तो नहीं देंगे, हम तो माइनर है, तुम हमें खाना ही मत देते। स्कूल पढ़ रहा है और बोलते फीस तो नहीं दूंगा, मैं तो माइनर हूं। यहाँ पे आप उस माइनर को क्या प्रोवाइड करा रहे हो, नेसेसरीज, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, दैट इज द रोटी कपड़ा एंड मकान। अगर आप किसी भी माइनर को, लिनाटिक को, इडियट को रोटी कपड़ा मकान जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं तो वहां पे चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो, ही इज बाउंड टू पे। अब बोलेगा माइनर कहां से पे करेगा, तो बेटा अगर माइनर के पापा मम्मी दे दे तो ठीक, अगर माइनर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो हम उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं, गरीब बच्चा था, रोड का बच्चा था, तो क्या, तो कुछ नहीं, फिर तो कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको अंदर ही नहीं आने देना था अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो। बट अगर नॉर्मली अगर आपने किसी भी इंसान को कोई बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड कराई है टू एनीबॉडी, इट इज नॉट अबाउट माइनर, इट इज अबाउट एनीबॉडी। आप 25 साल के हो और मुझे लग रहा है कि आपको जरूरत है कुछ खाने पीने की, मैं आपको अगर एज अ हेल्प दे रही हूँ तब तो मैं आपसे इन रिटर्न कुछ नहीं मांग रही हूँ। बट अगर आपने डिमांड किया, मैंने आपको पे किया और आप पे नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं कोर्ट केस करके आपको घर बार बेच के भी अपना पैसा रिकवर कर सकती हूँ। यहाँ पे हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट पहले से फॉर्म्ड नहीं था, बिकॉज ऑफ सिचुएशन मैंने आपको कोई नेसेसरीज प्रोवाइड कराई है, नाउ आई हैव द राइट टू रिकवर द अमाउंट। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, ये ध्यान से समझना, ये क्या है, एक पीटर का एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना। पीटर एक जमींदार है, पीटर क्या है, एक जमींदार। उसने अपनी लैंड को दे दिया जॉन को लीज पे, एक फार्मर को। पीटर की लैंड थी, उसने किसको दिया, जॉन को।
पीटर जिसकी लैंड थी उसने क्या किया, वो जो गवर्नमेंट को टैक्स वैक्स पे करते हैं ना, वो बहुत समय से टैक्स पे ही नहीं किया। ये सपोज करो कोई इंस्टॉलमेंट चल रही थी बैंक की, उसने बैंक की इंस्टॉलमेंट उसको पे नहीं करी बैंक को। अब बैंक क्या करेगा, आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे तो आपका घर सीज कर लेगा। उन्होंने क्या कर लिया, घर सीज कर लिया। अब मैं जो बेचारी पर्सन हूं जॉन, जिसने उस खेत पे खेती बाड़ी की थी, 6 महीने कड़ा परिश्रम किया, और जैसे ही मुझे पता चला वो वीट उगने वाली है, वो राइस उगने वाली है, मेरी फसल उग चुकी है, अब मुझे बस उसकी कटाई करके मार्केट में बेचना है, बैंक आई और उस लैंड पे क्या कर दिया, सीज कर दिया। मैंने बोला भाई फसल तो मैंने इसने किराए पे मुझे दी थी, मैंने पूरी मेहनत की हुई है, मेरी फसल खराब हो जाएगी अगर कटाई नहीं हुई तो बोल रहा भाई हम क्या करें, उसको बोलो रेंट पे कर दे, अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर दे, अपनी जमीन ले ले। अब वो तो पे नहीं कर रहा। अब यहाँ पे मैं जो जॉन है जिसने फसल बोई थी, उसको लग रहा है कि उसकी फसल खराब हो जाएगी और उसको जरूरत है, तो वो क्या कर दे, उस लैंड को, उसकी जो इंस्टॉलमेंट थी वो लैंड की पे कर दे। आप उस लैंड की इंस्टॉलमेंट पे कर दो भाई, क्योंकि आप कौन हो, इंटरेस्टेड पार्टी। और जितनी इंस्टॉलमेंट आपने पे की है, बाद में वो पीटर जो मालिक था उससे रिकवर करते रहना। उसको रेंट मत देना बहुत सालों तक, या उसकी जमीन पे खुद कब्जा कर लेना, कुछ भी, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट किसने किया, इंटरेस्टेड पार्टी ने। जॉन को लगा मैं ये जमीन नहीं जाने दे सकता, क्योंकि मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है और मेरा अब वो यील्ड आने वाला है। तो वो सेल को रोकने के लिए जॉन ने क्या करा, गवर्नमेंट को जितना भी अमाउंट ड्यू था सारा पे कर दिया। मैंने एक बार तो पे कर दिया, अब मैं वो पैसा आपसे रिकवर कर सकती हूँ। कैसे, या तो आपको रेंट नहीं दूंगी, या आपकी जमीन खुद अपने नाम करवा लूंगी, क्योंकि पैसा मैंने दिया है। तो यहाँ पे जॉन को किसी ने बोला नहीं था गवर्नमेंट को जाके पे कर। आउट ऑफ दैट सिचुएशन जो अराइज हुई, उसने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, किसी और का पेमेंट खुद ने कर दिया, क्योंकि वो इंटरेस्टेड था। तो ये क्या है, कोसी कॉन्ट्रैक्ट। आपका इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने का था बट नहीं था, बट बिकॉज ऑफ सिचुएशन वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एनी डाउट टिल हियर? सिंपल से एग्जांपल। चलो नेक्स्ट पॉइंट है लाइबिलिटी टू पे फॉर द नॉन ग्रेशियस एक्ट। पहले एक वर्ड है ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस, दो वर्ड आप लोग पढ़ेंगे, ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस। ग्रेशियस मतलब क्या होता है, देखो मैं मतलब बता देती हूँ। एक होता है कि जब मैंने आपकी मदद की तो मेरा इंटेंशन ही नहीं कि मैं आपसे पैसे लूंगी, मुझे टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है और एक दिन के लिए दे दे, मेरे कॉलेज में कल पार्टी है मुझे पहन के देनी, हाँ ले जा ना पहन ले। एक तो आपने मुझे पहनने को दी, मैंने पहनी, यूज करी, धुलवा के आपको वापस दे दी। एक आप बोल रहे हो टी शर्ट चाहिए 100 रुपए लूंगी तो दूंगी, 100 रुपए ले लिए। अब इसमें से ग्रेशियस क्या हुआ, नॉन ग्रेशियस क्या हुआ? जहां पे आप पैसे चार्ज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नहीं चार्ज कर रहे हो, दैट इज वो नॉन ग्रेशियस हो। देखो लिखो पहले समझो क्या है। दिस सेक्शन क्रिएट्स लाइबिलिटी टू पे फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द एक्ट which the doer did not to do intend to do graciously. Matlab, when a person without intending to do the graciously for another person lawfully does something, like he delivers goods and benefits of the delivery that enjoy the other person, the latter is bound to make the compensation. Gracious means act which is intended to be free. Gracious means जहां पे आप फ्री में कोई चीज दे रहे हो। हाँ हाँ जी, आपने पहले से ही बोला था, इसके बोलते ही आप चेंज हो गए। चलो समझो क्या है। हुआ ये कि डिलीवरी थी जोमेटो से, कंफ्यूजन था 117 नंबर और 117 ए। हम, मेरा घर है 272 ए बी और सी। हमने 100 गज का घर लिया, उसमें 100 गज के 3 विला बनाए और उनको बेच डाला, और तीनों का पट्टा एक ही है, दैट इज 272 ए बी एंड सी। अब मैं ए में रहती हूँ, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, उसने ए बी तो ध्यान नहीं दिया, वो जाके सी में डिलीवर कराया। और जो सी वाला था ना, उसने क्या करा, वो पिज्जा उसको पता था उसका नहीं है, स्टिल वो खा गया। अब यहाँ पे अगर वो खा चुका है तो ही इज बाउंड टू पे द कंपनसेशन।
आपने पिज्जा खाया, आपका नहीं था, आपको पता था, बाय मिस्टेक आपको डिलीवर हुआ, स्टिल आप यूज कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है टू पे द अमाउंट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वो सी वाले और जोमैटो के बीच में नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट मेरे ए वाले और जोमैटो के बीच में था। वो सी बीच में आया और खा गया, बिना देखे, उसमें लिखा था मेरा नाम, फिर भी खा गया, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब वो बोलेगा मैं क्यों दूं, तू मेरे घर पे देके क्यों गया? अरे तेरे घर पे देके गया, तेरा नाम नहीं था, तूने लिया क्यों? तेरा नहीं था तो खाया क्यों? वापस कर देता कि मैंने तो ऑर्डर नहीं किया, खाया है तो पैसे देना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ था, आउट ऑफ सिचुएशंस अराइज हो गया, दैट इज कोसी कॉन्ट्रैक्ट। बेटा अगर मैंने कॉल नहीं उठाया होगा, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है, मैंने कॉल नहीं उठाया, उसको मेरे घर के बाहर 272 लिखा है, ABC नहीं लिखा है, मैंने जोमैटो में एड्रेस डालते वक्त ABC मेंशन नहीं किया, मैंने नहीं उठाया, मेरा फोन मिला नहीं, XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है। अल्टीमेट पॉइंट है जिसने रिसीव किया उसको पता था उसके घर में किसी ने ऑर्डर नहीं किया, तो उसकी जिम्मेदारी है वो ए बी में आके पूछ ले भाई तुम दोनों में से किसने किया, वो तो खा रहा है मुझे से बिना ध्यान दिए, तो वहां उसकी गलती है। फाइंडर ऑफ द लॉस गुड, ये क्या है? ये एक पर्सन था, एक दुकान पे गया, अपना वॉलेट वहां भूल गया, अपना वॉलेट वहां भूल गया। मैं काउंटर पे थी, मैं उसको फ्लावर्स का बुके दिखा रही थी, वो भूल के चला गया, मुझे लगा रहे वो सर तो अपना वॉलेट भूल के चले गए। मैं क्या करूंगी, मैं जाती हूँ मेन काउंटर पे, जो मेन कैशियर वाली दुकान है, मैं तो एक नॉर्मल सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं मेन काउंटर पे गई और मैंने वो वॉलेट वहां रख दिया, ये बोल के कि ये खो गया है किसी का, कोई आएगा तो लेने दे देना। अब जो कैश काउंटर पे बैठा था उसने क्या करा, वो वॉलेट को अंदर डाल दिया कि कोई और ना उठा के ले जाए और वो खो ना जाए। अब वो पर्सन जिसका वॉलेट था वो आया अपना वॉलेट लेने, और वॉलेट उसको, जिसको कैशियर बैठा था उसको पता ही नहीं कौन सा, वो हमें तो नहीं पता कौन सा वॉलेट। अब यहाँ पे वो वॉलेट सपोज करो खो गया, तो जिम्मेदारी, वो फाइंडर कौन था उन गुड्स का? मैं कैश उस दुकान पे उस सेल्स एग्जीक्यूटिव थी, मुझे वो मिलना था। फाउंडर ऑफ द लॉस्ट गुड कौन थी? मैं। उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? रिटर्न करने की जिम्मेदारी मैं इधर उधर रखती हूँ, कोई उसको कहीं और रखता है, कोई उसको उठा के ले जाता है मेरा बोल के, और अगर वो कोई गड़बड़ होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होंगी? क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे में तो ये दिखा रहा होगा कि वो वॉलेट मेरे हाथ लगा। अब किसी ने उसका क्या किया, वो मेरी जिम्मेदारी थी उसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड, यहाँ पे मेरा वॉलेट नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो मदद करने के इंटेंशन से था, बट फंसूंगी कौन? तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, उसने मुझे बोला नहीं था लेडी ने कि मेरा पर्स संभाल के रखना, मैं तो मदद की थी, बट फिर भी मैं फंस गई। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ये देखो वही वाला सेम चीज, जॉन एक असिस्टेंट था, उसको वो पर्स मिला, उसने काउंटर पे क्या कर दिया, ड्रॉवर पे डाल दिया बिना पीटर को इन्फॉर्म किए। उसकी शिफ्ट खत्म हुई, वो घर चला गया, वो जब लेडी पर्स लेने आई तो पीटर को मिला ही नहीं। अब जिसको जिसको मिला था पर्स, मैं जैसे कि सेल्स एग्जीक्यूटिव, अब मुझे पता ही नहीं वो पर्स कहाँ गया, क्योंकि जिसने रखा था वो तो चला ही गया लॉक करके। अब यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं रखा, तो मैं जिम्मेदारी है मेरी कि मैं उसको जितना अमाउंट था वो कंपनसेशन था मैं पे करूं, क्योंकि मेरे को मिला है तो आई एम लाइबल फॉर दैट। ठीक है, लास्ट पॉइंट है मिस्टेक एंड कोवर्जन, ये भी वही वाला पॉइंट है। सपोज करो हमें गर्वित को, निखिल और मुझे मिलके, हमने क्या करना है, 500 रुपए देने, निखिल और मुझे मिलके गर्वित को 500 रुपए देने। निखिल की लॉटरी लगी, निखिल के पास 500 आए, उसको जाके गर्वित को दे दिए, उसको बोला, उसको लगा कि चल मैं इसको दे देता हूँ और मैम को नहीं बताऊंगा, मैम के ऊपर से बर्डन खत्म हो जाएगा, मैं ही पे कर देता हूँ। मेरे पास 500 है, मैं भी गर्वित के पास चली गई, गर्वित 500 रुपए, निखिल को कुछ मत बोलना, उससे पैसे मत मांगने, बेचारा वो परेशान है, कितनी मुश्किल से तो मैनेज कर रहा है, उससे मत मांगना। गर्वित शाना दोनों से 500 रुपए लेके बैठ गया, बता नहीं रहे कि मैम ऑलरेडी निखिल दे गया है, ये निखिल को ये नहीं बोल रहा कि ऑलरेडी मैम सपोज दे गई, वो 500 लेके बैठ गया। यहाँ पे अब उसकी जिम्मेदारी है, जब हम दोनों को पता चलेगा कि पैसे एक जने को वापस करे, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ
या तो वो बाय मिस्टेक हुआ या कोवर्जन से हुआ। दैट इज योर कोर्सी कॉन्ट्रैक्ट। फटाफट से एंड करते हैं इस टॉपिक को एंड देन क्लास ओवर। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, नाम से समझना, तुमने फीस दी, तुम्हारा कोर्स हो गया, टाटा बाय बाय, एग्जीक्यूटेड। तुमने फीस दी, कोर्स अभी चल रहा है, एग्जीक्यूटरी, लागू है, अभी चल रहा है, प्रोसेसिंग में है। पढ़ो। दैट हैज बीन परफॉर्म्ड बाय द पार्टीज। तुमने पैसे दिए, तुम टीवी घर लेके चले गए, खत्म। One party has performed and the other is still under obligation to perform. फीस वाला पार्ट आपने पूरा कर दिया. Now it is our duty, it is our obligation to complete that course. तो ये executory है, अभी लागू होना बाकी है. लास्ट पॉइंट, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल. यूनि मतलब नाम से पता चल रहा है क्या, एक, और बायलेटरल मतलब दो. ठीक है. यूनिलेटरल, ए ने क्या किया, प्रॉमिस टू पे किया. कैसे हुआ, एक वो बंदा है, मैं अभी रेड लाइट पे रुकी, उसने मेरी गाड़ी साफ करना शुरू कर दी. अब यहाँ पे मैंने उसको बोला, अरे तूने गाड़ी बहुत अच्छी साफ की है, मैं तुझे 10 रुपए दूंगी. उसने मुझसे नहीं मांगा, वो तो मेरी गाड़ी साफ कर रहा था, मैंने उसको प्रॉमिस किया मैं तुझे 10 रुपए दूंगी. दैट इज यूनिलेटरल. एक पार्टी ही प्रॉमिस कर रही है, दूसरा कोई डिमांड नहीं कर रहा. मेरे घर में गाड़ी साफ करने वाला आता है, वो बोलते दीदी 600 रुपए महीना लूंगा. मैंने कहा ठीक है, तू डेली मेरी गाड़ी साफ करके जाएगा, मैं तुझे महीने के एंड में 600 रुपए दे दूंगी. हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि वो मेरी कार वॉश करेगा, मैंने कहा तू डेली करेगा तो मैं डेली देखो पेमेंट, या जो महीने का पेमेंट है वो कर दूंगी. दोनों जब एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं तो दैट इज बायलेटरल. यहाँ पे टाइम फ्रेम्ड होता है, जिसके अंदर अंदर आपको वो काम करना है. महीने के 600 रुपए, महीने की सफाई, वो एक टाइम फ्रेम्ड था. यहाँ पे कोई ड्यूरेशन ऐसे स्पेसिफाई नहीं था, आप चाहो तो कर सकते हो. तूने मेरी गाड़ी साफ की, देख अभी चेंज नहीं है, कल तू मुझे रेड लाइट पे मिलेगा ना, वापस मुझे तो 10 रुपए दे दूंगी. यहाँ आप टाइम फ्रेम स्पेसिफाई कर रहे हो. ठीक है. यहाँ आप ऑफर कर रहे हो कि मैं तुझे रिवॉर्ड दूंगी, या कोई ऑफर नहीं है, यहाँ ऑब्लिगेशन है कि एक जना कुछ कर रहा है तो दूसरे जने को उसको पे करना पड़ेगा. तो यूनिलेटरल में आप कर रहे हो तो आप ऑब्लाइज्ड हो, आप पे कर दो, कोई टाइम फ्रेम आप स्पेसिफाई कर दो, और यहाँ पे कोई पीरियड है जिसके लिए आपको पेमेंट करना है, वो काम करेगा तो ही आप पे करोगे, आप काम नहीं करोगे तो मैं आपको पे नहीं करूंगी. चैप्टर ओवर. आज का, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे. एनी डाउट टिल हियर? कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी तो प्लीज बताइए. नो? ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं.